हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टैट। जैसा कि हम लोगों ने कल वाले वीडियो में देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेके हम चल रहे हैं जिसमें कि पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन 2019 सीडीपी का डिस्कस कर चुके हैं। आज 10 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे और कल ये सीडीपी का फर्स्ट पेपर का सीडीपी पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। 30 क्वेश्चन लगभग पूरे हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। पहले हम 10 क्वेश्चन अब डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, मतलब कि 11वां क्वेश्चन सी-टेट 2019 के पेपर का, जो कि दिसंबर वाला ये पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में करेक्ट सेंटेंस है। तो पहला अगर हम देखिए तो इंटेलिजेंस इज़ अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो इसमें कहा गया है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक निश्चित योग्यता है, फिक्स्ड एबिलिटी है, जो कि जन्म के समय ही केवल निर्धारित होती है। क्योंकि यहाँ पे ओनली लिख दिया है तो ये गलत है, क्योंकि ये ओनली नहीं हो सकता। ये जन्म के समय निर्धारित तो होती है, लेकिन ये वातावरण इन्वायरमेंट के साथ भी बदलती भी है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है वो है इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से सटीक रूप से मापा जा सकता है। मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से मापा तो जाता है, लेकिन सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, इसलिए ये भी आंसर गलत होगा। और उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। उसमें लिखा गया है कि इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी फैक्टर ऑफ एंड अ सिंगल ट्रेट। यहाँ पे जो यूनिटरी फैक्टर की बात की गई है, ये यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है एकात्मक कारक को। अगर हाँ यहाँ पे बीने के सेंस में पूछा गया होता तो ये यूनिटरी फैक्टर जो होता है वो आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक जनरल सेंस में पूछा गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा और मैं बता भी दूँ कि बुद्धि का सी-टेट में सिर्फ एक ही सिद्धांत पढ़ा जाता है और वो गार्डनर का सिद्धांत होता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये गार्डनर के सिद्धांत से ही पूछा गया है। इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होती है। इनके अकॉर्डिंग जो बहुबुद्धि या मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो सिद्धांत है, उन्होंने बहुत तरीके की बुद्धि को बताया है। इन्होंने 7-8 तरीके से बताया है कि कोई भी इंसान एक तरीके से इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, वो कई तरीके से, कोई भी इंसान हर इंसान अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बस नाम लेना चाहूँ उन सारे लेवल्स की, जो कुछ लेवल इन्होंने बताए थे, कुछ पार्ट में इन्होंने बताया था, तो उन्होंने बताया था कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस हो सकती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हो सकती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो सकती है और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। ऐसे इन्होंने 2-4 और भी बताए हुए हैं। तो इस तरीके से हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि कोई भी इंसान, हर इंसान अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट होता है, एक ही चीज़ पर इंटेलिजेंस जो है वो निर्धारित नहीं होती है। उसके बाद हम 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन होगा, और ये इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ टू अ प्रॉब्लम, many of which original solutions। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए और एन। रूही हमेशा एकाधिक समस्याओं के समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। रूही इन्हीं गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शंस अगर देखें तो पहला है क्रिएटिव थिंकर, दूसरा है कन्वर्जेंट सृजनात्मक अभिसारी, तीसरा है रिजिड अनम्य विचारक, चौथा है ईगोसेंट्रिक आत्म केंद्रित विचारक। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका तो आंसर ऐसे कि नाम से स्पष्ट है कि एक से अधिक सॉल्यूशन को सोच लेती है और वो ओरिजिनल सॉल्यूशंस होते हैं।
तो इसका ये जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो वही इस तरह की सोच रख पाता है। इसे हम डाइवर्जेंट भी कह सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है कन्वर्जेंट थिंकर एक लाइन में बोल दूँ कि ये बहुत क्लोज एंड होता है। कन्वर्जेंट थिंकर मतलब बहुत ही बाउंडेड मैनर में सोचा जाता है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ओपन तरीके से सोच रही है। उसके बाद ये जो अनम्य है तो रिजिड वो है नहीं, वो किसी तरीके से। और चौथा जो है ईगोसेंट्रिक, तो बच्चा अपने आप को ही केंद्र मानकर सोचता है, तो ऐसी भी यहाँ पे कोई बात है नहीं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्रिएटिव थिंकर होगा। अब हम 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक वंचित समूह जो है वो उन विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में कम है, तो उन बच्चों की जो सहभागिता है वो विद्यालय में कम है, तो ऐसे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑप्शंस देखते हैं। आस्क द चिल्ड्रेन टू विदड्रॉ फ्रॉम द स्कूल, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये तो एकदम नहीं होगा। दूसरा, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, तो इस टीचर का ये काम नहीं होता है कि वो जैसा सिचुएशन है वैसा उसे एक्सेप्ट कर ले, बल्कि जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं सिस्टम में, उसे सुधारने की कोशिश करता है अपने लेवल पे। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत हम सारे बच्चों को समान मानते हैं, तो हम ऐसे वंचित वर्ग के विद्यार्थियों से एक्सपेक्टेशन को कम करने की बात नहीं कह सकते। और उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है जो कि एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन ही सही होगा। चौथा ऑप्शन क्यों सही होगा वो भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्ट ऑफ हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है, वो अपने लेवल पे बेस्ट पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे उनके काम में कम सहभागिता ले रहे हैं, तो टीचर को अपने शिक्षण पद्धति में सुधार करना होगा। उसके अलावा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना होगा टीचिंग में, तब जाके ऐसा हो सकता है कि जो वंचित वर्ग के समूह हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो और वो अपनी सहभागिता को बढ़ाएंगे कक्षा में, विद्यालय में। और फिर अब हम 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, एक समावेशी कक्षा में, यहाँ पे समावेशी कक्षा की बात कर ली गई है। इसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, जो विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं हैं उसमें एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शुड नॉट प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, शुड ओकेजनली प्रिपेयर, कभी कभी तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, और शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो शुड नॉट प्रिपेयर, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरा है शुड ओकेजनली प्रिपेयर, कभी कभी तैयार करना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और उसके बाद तीसरा है शुड एक्टिवली प्रिपेयर, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को एक्टिव होकर जब प्रिपेयर करेगा तभी वो तैयार कर पाएगा। और उसके बाद जो चौथा है वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि डिस्करेज करना चाहिए प्रिपरेशन को, तो हमें डिस्करेज नहीं बल्कि इनकरेज करना चाहिए प्रिपरेशन को। तो इस तरीके से इसका आंसर ये होगा, सी होगा। उसके बाद 15वां अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड, डिसलेक्सिया पठन, डिसलेक्सिया को हिंदी में पठन वैफल्य इसमें लिख दिया गया है, वैसे तो हम डिसलेक्सिया है हिंदी में भी याद रखेंगे तो ही सही होगा। तो जो डिसलेक्सिया है बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, डिसलेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो जैसा कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने की अक्षमता होती है। सा को वॉस पढ़ते हैं,
और गॉड को डॉग पढ़ते हैं, 6 को 9 पढ़ते हैं। इस तरीके से बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो पहला देखते हैं कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो ये न्यून अवधान विकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन बच्चा एक जगह पे अटेंशन नहीं बैठा पाता है, तो ऐसे यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग। तो हम बात कर रहे थे कि जो डिसलेक्सिया है वो अक्षमता है, ये रीडिंग में फ्लुएंसी नहीं लाती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये पॉजिटिव आंसर है। और यहाँ पे डिसलेक्सिया को पूछा गया है, डिसलेक्सिया का लक्षण पूछा गया है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तीसरा हो गया इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। तो धारा प्रवाह पढ़ने की जो अक्षमता होती है वही होता है डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और अगर चौथा देखा जाए तो इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, ये भी आंसर नहीं होगा। इस तरीके से 15वां का जो आंसर होगा वो सी होगा। अब हम 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज advocated in the Right to Education Act 2019 is based on। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। तो आरटीई में किसकी बात की गई है, तो समावेशी शिक्षा जो है वो किस पर आधारित है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस क्वेश्चन में आंसर की आने से पहले काफ़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन इसका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। पहले हम इसके आंसर की ही बात कर लेंगे, क्यों होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सीटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग होगा। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच तो नहीं है ये। दूसरा हो गया सिंपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड डिसेबल्ड, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति की अभिवृत्ति, ये भी नहीं है। तीसरा है राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, तो ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इसका आंसर सी होगा। 16वें का आंसर सी होगा। और उसके बाद जो ये चौथा है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, लेकिन इसका जो आंसर सीटेट ने दिया था वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद अगर हम 17वें क्वेश्चन पर चलें तो इन द 17वां क्वेश्चन लिखा गया है कि इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है वो प्राथमिक रूप से क्या है। तो बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। जो अधिगम होता है वो याद करने पर आधारित कभी नहीं होता, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, प्रबलन पर केंद्रित। तो ये प्रबलन पर केंद्रित नहीं है, यहाँ पे संरचनावादी मतलब कंस्ट्रक्ट, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। तीसरा है ये एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, अनुबंध के द्वारा भी ये अर्जित नहीं की जा रही है। और चौथा है फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि अगर हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो मीनिंग मेकिंग पर ही फोकस करके करेंगे, हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इस तरीके से इसका आंसर चौथा होगा। अब हम 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि नाइव थियोरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमिना, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। नाइव थियोरी का मतलब ये होता है कि अनुभवहीन सिद्धांत। अनुभवहीन बच्चे जो होते हैं कभी कभी अपने आसपास की होने वाली चीज़ों को देखकर अपनी धारणा बना लेते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा सीख लेते हैं और उन्हें लगता है कि यही कॉन्सेप्ट सही है। तो इस तरीके की जो अनुभवहीन धारणाएं नाइव थियोरीज होती हैं, इन्हें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी सीटेड मतलब कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो बच्चों के इन सिद्धांतों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर बच्चे कोई गलत धारणा बैठा लिए हैं अपने मन में तो उन्हें सही करने की शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें कहा गया कि शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो बच्चों को दंडित करना तो एकदम से पॉजिटिव आंसर हो नहीं सकता, बच्चों को दंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद तीसरा क्या है, शुड बी रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वन थ्रू पॉजिटिव मेमोराइजेशन,
बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे याद करना जो है वो नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगर हम चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो शुड बी चैलेंज्ड बाई प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के अंदर जब अनुभवहीन इस तरह की धारणाएं बन जाती हैं, नाइव थियरीज बन जाती हैं, तो उन्हें सीधे गलत नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके लिए बच्चों को प्रमाण देना चाहिए, उन्हें प्रूफ देना चाहिए, ताकि बच्चे समझ सके कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है वो हो सकता है कि गलत हो, और इस तरीके से भी उस सब्जेक्ट में सोचा जा सकता है। इस तरीके से इसका आंसर 4 होगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। और उसके बाद हम 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स। जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है वो किसको प्रमोट करता है? 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें कहा गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो पहला है केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना। केवल आ गया, यहाँ पे ओनली आ गया, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है। दूसरा है कि बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड की बात आ जाए और बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना हो, बच्चों के रोल को प्रमुखता देना हो, तो वहाँ पे अनुभव वाला आंसर ही सही होता है। तो यहाँ पे बी आंसर सही होगा। और उसके बाद जो तीसरा है रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद कराना, कहीं से सही नहीं हो सकता चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। उसके बाद जो चौथा है लेबलिंग करना और बच्चों को कैटेगरी में बांट देना, ये भी आंसर सही नहीं हो सकता। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी आंसर्स को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। उसके अलावा हम 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। जो 20वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इमोशंस एंड कॉग्निशन आर ईच अदर। जो इमोशन है और कॉग्निशन है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कि मतलब क्या संबंध है एक दूसरे से? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से हैं। तो पहला है कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, पूर्णतया अलग हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ, स्वतंत्र हैं। इंटरवोवन विथ, सन्निहित हैं। नॉट रिलेटेड टू, संबंधित नहीं है। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? पहला है कंप्लीटली सेपरेट। ये हो नहीं सकता क्योंकि कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। तो पूर्णतया अलग वाला ऑप्शन गलत हो गया। और डी नॉट रिलेटेड का भी ऑप्शन जो है वो संबंधित नहीं है, वो भी गलत हो गया। उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट ऑफ है, जो ये अगर हम ये देखें तो ये आंसर तब सही होता जब इन्होंने ये पूछा होता कि एक राइटर है जेजोंग के अकॉर्डिंग जो संवेग और संज्ञान है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ये जनरल पर्सपेक्टिव में पूछा गया है आंसर, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा उसका आंसर सी होगा। इंटरवोवन विद, सन्निहित होते हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं बता दूं, ये जो सीरीज चल रही है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए चलेगी। और मैं आपको बता दूं कि CDP जो है वो सीटेट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सेम ही होता है, इसलिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो फर्स्ट पेपर के लिए वो भी देखें। जब हम CDP फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रैक्टिस, और हमारे इन क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और हमें अलग से कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी बहुत अच्छे तरीके से अपने CDP पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। और अगर मेरे चैनल से आप लोगों को लगता है कि कुछ यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।